अब फरीद ने दक्षिण बिहार के लोधी सूबेदार बहार खान नुहानी के यहाँ नौकरी कर ली ताकि उसके समर्थन से जागीर वापस ली जा सके। इसी समय जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी षड्यंत्रवश मारा गया, उसी समय बहार खान नुहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सुल्तान मोहम्मद शाह फरीद की योग्यता से बहुत प्रभावित था। एक दिन शिकार के समय फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही वार में मार दिया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरीद को शेर शाह की उपाधि प्रदान की। अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का शिक्षक भी नियुक्त कर दिया। शेर खां सुल्तान मोहम्मद बहार खान नुहानी के दरबार में भी सुरक्षित न रह सका, क्योंकि सूर कबीले का सदस्य होने के कारण नुहानी अफगानों के आंख में खटकता था। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। फलतः शेर खां ने कड़ा और मणिकपुर के मुगल गवर्नर जुनैद बरलास से संपर्क किया, और जिसमें क्वालिटी होता है ना, उसे किसी का चाकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके सहयोग से अप्रैल 1527 में मुग़ल सेना में शामिल हो गया। अब शेर खां मुग़ल सेना में तो 15 महीने तक रहा, लेकिन इसी दौरान उसने मुग़लों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखानों के प्रयोग का अध्ययन किया और यह अनुभव किया कि मुग़ल प्रशासन और सैन्य विद्या में अनेक खामियां हैं। यदि प्रयत्न किया जाए तो एक बार फिर अफगान साम्राज्य पुनर्स्थापना की जा सकती। जब बाबर ने बिहार के अफगानों पर चढ़ाई की, तब शेर खां की सेवाएं काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुईं। मार्च 1528 में शेर खां जुनैद बरलास की सहायता से अपनी सासाराम, ख्वासपुर, टांडा की जागीर पुनः अधिकार कर लिया। बाबर की इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया था। उसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह भी दी थी। साम दाम दंड भेद एक कुशल योद्धा होने का प्रशिक्षित गुण है। अब शेर शाह सूरी को अपनी जागीरदार तो वापस मिल गई थी, तो उसने 1528 ईस्वी के अंत में शेर खां मुग़लों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद खां के पास आ गया। सुल्तान ने भी उसको तहे दिल से स्वागत किया और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद संयोगवश 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उस उत्तराधिकारी जलाल खां अभी नाबालिग था। सुल्तान मोहम्मद शाह की विधवा पत्नी दुदू बीबी बालक सुल्तान की संरक्षिता नियुक्त हुई। उसने शेर खां को अपना वकील नियुक्त किया। डिप्टी गवर्नर की हैसियत से शेर खां शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया और फौजों के अनेक दोषों को दूर किया। अब शेर खां नाबालिग सुल्तान जलाल के प्रति स्वामी भक्ति और सेवा भाव रखते हुए अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने लगा और अफगानों को संगठित करने में लग गया। किंतु 1529 ईस्वी में इब्राहिम लोदी का भाई महमूद खान लोदी अफगान सरदारों के नियंत्रण पर बिहार आ गया, जिससे स्थिति बदल गई। महमूद खान लोदी मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा संग्राम सिंह की ओर से लड़ा था और पराजय के बाद मेवाड़ चला गया था। महमूद खान ने जलाल खां से समझौता कर सुल्तान की उपाधि धारण की और मुग़लों से निर्णायक युद्ध करने का फैसला किया। अब बाबर और महमूद लोदी की आपसी युद्ध में फ़ायदा शेर खां को तो बहुत हुआ, क्योंकि वह बाबर के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अनिच्छा के कारण अफ़गान सेना में सम्मिलित होना ही पड़ा। 1529 में घाघरा के युद्ध में अफ़गान सेना पराजित हुई और शेर खां ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसलिए बाबर ने बिहार से लौटते वक्त आगरा, जब जलाल खां को बिहार का अधीनस्थ शासक नियुक्त किया गया तो उसे यह आदेश दिया कि वह शेर खां को ही अपना
संरक्षक और डिप्टी गवर्नर नियुक्त करे। इसके कुछ समय बाद दुदू बीबी की मृत्यु हो गई और संपूर्ण शासन सत्ता शेर खां के अधीन हो गई। चूँकि जलाल खां तो अभी नाबालिग था, इसलिए शासन का सारा जिम्मा शेर शाह सूरी के ही कंधों पर था। उसने सेना में सूर कबीले की अफगानों को भर्ती करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लग गया। इन्हीं बीच सूर कबीले का अफगानों के बढ़ते हुए प्रभाव से नुहानी अफगान अमीर संकित हो गए। उन्होंने शेर खां को हटाने के लिए बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता मांगी और नुसरत शाह भी बिहार को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, इसलिए दक्षिण बिहार पर आक्रमण कर दिया। किंतु शेर शाह ने नुसरत शाह को बुरी तरह पराजित किया, जिससे शेर शाह की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा और बढ़ गई। इसके बाद भी नुहानी अमीर शेर खां के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे। शेर खां ने अफगान एकता को दृष्टि से नुहानी सरदारों से समझौता करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब वयस्क हो जाने के कारण जलाल खां भी शेर खां से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने भी अफगान सरदारों के साथ बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता मांगी। शेर खां इन घटनाओं से अनजान नहीं था और उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी। फलतः जलाल खां और नुहानी सरदार शेर खां से भयभीत होकर बंगाल भाग गए। अब बिहार पर शेर शाह की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई, लेकिन उसने कोई राजसी उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि हजरते आला की उपाधि धारण करके ही राज्य करके संचालन करता रहा। अब हुआ शेर शाह का मुगलों से संघर्ष। जानते हैं कैसे? शेर शाह राजा तो बन चुका था, लेकिन राजा होने के साथ साथ उसे अभी अपने घर, अपना किला का जरूरत था। इसी वजह उसकी नज़र चुनारगढ़ के किले पर पड़ी। बिहार पर अधिकार प्राप्त करके शेर शाह ने मुगलों के किसी क्षेत्र या अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया था, लेकिन चुनारगढ़ के प्रश्न पर शेर शाह और हुमायूं का पहली बार आमना सामना हुआ। चुनारगढ़ के अफगान किलेदार ताज खान ने बाबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी और 1529 में ताज खान की मृत्यु के बाद उसकी विधवा लाड मलिका और उसके सौतेले पुत्रों के बीच विवाद हो गया, जिसका लाभ उठाकर शेर शाह ने लाड मलिका से विवाह करके चुनार का दुर्ग और वहां पर छिपा हुआ खजाना भी प्राप्त कर लिया। इससे शेर शाह की शक्ति और संसाधनों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अब होता है असली सामना मुगलों से। 1532 में दोरहिया के युद्ध में महमूद लोदी के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित करके हुमायूं ने पूर्व की ओर बढ़कर शेर शाह के विरुद्ध कार्रवाई की। पूर्वी भारत का द्वार माने जाने वाला चुनार किले का घेरा डाल दिया और चुनारगढ़ की 4 महीने की घेरेबंदी के बाद शेर शाह और हुमायूं में एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने तीसरे पुत्र कुतुब खां को 500 सैनिक की एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में बंधक के रूप में रख दिया। इसके बदले में शेर शाह को चुनार का किला तो मिल गया। कहा जाता है ना कि जिस प्रकार से मान सिंह ने अपना अपमान समझकर राणा प्रताप से युद्ध करने की घोषणा कर दी, ठीक उसी प्रकार शेर शाह भी मौके की तलाश में था और यह मौका उसे उस समय मिला जब चुनारगढ़ पर घेरा डालते समय बंगाल के शासक ने बिहार के साथ शत्रुता का व्यवहार किया, अतः शेर खां का बंगाल के सुल्तान के साथ युद्ध होना अपरिहार्य था। बंगाल के शासक नुसरत शाह की 1532 में मृत्यु हो गई और बंगाल में अराजकता फैल गई। नुसरत शाह के पुत्र सुल्तान महमूद बन गया था। शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां, जो हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में था, बुला लिया और अलाउद्दीन फिरोज की हत्या का बहाना बनाकर 1533 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की प्रसिद्ध लड़ाई में बंगाल की सेना को पराजित कर दिया। इस विजय से प्रेरित होकर शेर शाह ने 1535 में फिर बंगाल पर आक्रमण किया और तेलियागढ़ी, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार माना जाता था, तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। गयासुद्दीन मोहम्मद
ने चिनसुरा के पुर्तगालियों की सहायता से तेलियागढ़ी को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन शेर शाह ने बड़ी चालाकी से बंगाल की राजधानी गौड़ पहुंच गया। अंत में 1536 में गयासुद्दीन महमूद ने 13 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। अगले वर्ष 1537 में खिराज वसूलने के लिए शेर खां ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल की राजधानी गौड़ और रोहतासगढ़ के प्रसिद्ध किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब गयासुद्दीन महमूद ने हुमायूं से सहायता याचना की। शेर खां बिहार का निर्विरोध स्वामी बन चुका था और उसके नेतृत्व में अफगान लड़ाके इकट्ठे हो गए थे। इस समय उसके पास एक कुशल और बृहद सेना थी जिसमें 1200 हाथी भी थी। यद्यपि वह भी मुगलों के प्रति वफादारी की बात करता था, लेकिन उसने मुगलों को भारत से निकलने के लिए बड़ी चालाकी से योजना बनाई। उसका गुजरात के बहादुर शाह से गहरा संपर्क था। बहादुर शाह ने हथियार और धन आदि से उसकी बड़ी सहायता भी की थी। ठीक इसी समय चुनार की सफलता से उत्साहित होकर हुमायूं बंगाल की राजधानी गौड़ की ओर बढ़ रहा था, परंतु वह अभी वाराणसी में ही था कि शेर खां ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि उसे बंगाल रहने दिया जाए तो वह उसे बिहार दे देगा और 10 लाख सालाना कर भी देगा। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रस्ताव में शेर खां कितना ईमानदार था, लेकिन हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बंगाल पर चढ़ाई करने का निर्णय किया। शेर खां बंगाल छोड़कर दक्षिण बिहार पहुंच चुका था। उसने बिना किसी प्रतिरोध के हुमायूं को बंगाल की ओर बढ़ने दिया ताकि वो हुमायूं की रसद और संचार पक्ति को तोड़ सके। अब यही होता है पासे पलटने का खेल। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से शतरंज में राजा को घेरकर चेकमेट किया जाता है, अब हुमायूं की बिना किसी प्रतिरोध के 15 अगस्त 1538 को बंगाल के गौड़ क्षेत्र में पहुंच गया। गौड़ पहुंचकर उसने इस स्थान का पुनर्निर्माण कर इसका नाम जनताबाद रखा। इस बीच शेर खां को चुनार और जौनपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया और आगरा और गौड़ के बीच की हुमायूं की सप्लाई रेखा को काट दिया। अब हुमायूं की स्थिति की गंभीरता का आभास हुआ और उसने आगरा की ओर प्रस्थान किया। शेर शाह की ओर से शांति के एक प्रस्ताव से धोखा खाकर हुमायूं कर्मनाशा नदी के पूर्वी किनारे पर चौसा आ गया। 26 जून 1529 को रात को अचानक शेर शाह ने 3 ओर से मुगल सेनाओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें लगभग 7000 मुगल सैनिक और सरदार मारे गए। चौसा के इस युद्ध में मुगलों की करारी हार हुई और हुमायूं बड़ी मुश्किल से भागकर निजाम नामक भिश्ती की मदद से अपनी जान बचा सका और उसने उस भिश्ती से एक वायदा भी किया कि अगर मैं दोबारा राजा बनूंगा तो तुम्हें 1 दिन की राजगद्दी जरूर दूंगा। और इसी लालच में भिश्ती ने उसकी जान बचाई और ऐसा सुना है कि भिश्ती जब 1 दिन का राजा बना तो उसने चमड़े के सिक्के का प्रचलन किया। चलिए, अब चौसा की विजय के बाद अफगान सरदारों के आग्रह पर शेर खां ने अपने राज्याभिषेक कराया और शेर शाह आलम सुल्तान उल आदिल की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। चौसा की पराजय के बाद हुमायूं ने आगरा पहुंचकर अपने भाइयों और सरदारों की सहायता की प्रार्थना ली, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। फलतः हुमायूं जल्दबाजी में एक सेना एकत्र कर शेर शाह के सामना करने के लिए कन्नौज पहुंचा। 17 मई 1740 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। हुमायूं पीछा करते हुए शेर शाह आगरा पहुंच गया, जहां 10 जून 1540 ईस्वी को उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वह भारत का सम्राट बन गया। अब यहाँ से शुरू होता है शेर शाह सूरी की नई जिंदगी और नई कहानी।